अभिक्रिया की कोटि। चलिए ठीक है, अभिक्रिया की कोटि को थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है, कोटि क्या है ना, और कोटि में कैसे फॉर्मूला वगैरह यूज़ कर रहे थे। तो अभिक्रिया की कोटि, जैसे हम लोगों ने ओवरऑल देखा कि जो कोई भी वेग नियम जब लिखते हैं तो वेग नियम में प्रयुक्त जो अभिकारक पद हैं, इनकी जो घात रहती है, अभिकारक पदों की सांद्रता की जो घात रहती है, इनको अगर जोड़ दें तो अभिक्रिया की कोटि निकल के आ जाती है ना। जैसे मान लिया कि कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया, उसके लिए वेग नियम क्या दिया गया है, वेग बराबर दिया गया है के, और वहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे कोई भी अभिकारक ए यहाँ पे दिया गया है, उसकी घात में 1/2 है, और बी की घात में यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, यहाँ पर भी दिया गया है। तो अभिक्रिया की कोटि अगर पूछी जाए क्या होगी, तो इनकी घात में जो भी लिखा हो उनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी, अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल कोटि हम लोग पढ़ चुके। कोटि का मतलब है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। अगर निर्भर नहीं करेगा मतलब कोटि 0 होगी, है ना। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब अगर अभिकारक की में जो अभिकारक सांद्रता उसके प्रथम घात के समानुपाती है, मतलब प्रथम कोटि, है ना। कोटि अगर 1 आती है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ऐसे करके पढ़ने वाले हैं। खैर चलो, इसको देख चुके थे। कोटि का एक सवाल छोटा सा है, उसको लगा लें तो हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। फिर शून्य कोटि और प्रथम कोटि को सीधे से देखेंगे वहाँ पे। उसके बाद टक्कर सिद्धांत में संकरण वेग समीकरण वगैरह वो सारी चीज़ें देख लेंगे। जैसे मान लो कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, ए वहाँ पे अभिकारक है और बी उत्पाद है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो मान लिया ए की जो सांद्रता है, अभिकारक की जो सांद्रता है वो कितने गुना, 4 गुना बढ़ा दे, जितनी भी अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अगर अभिकारक की सांद्रता कितने गुना बढ़ा दे, 4 गुना, और बोला जाता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो कितना गुना बढ़ जाता है, 2 गुना अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारक की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाता है, तो दुगना हो जाता है। तो इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी ये पूछा जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वो काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तब मैं इसका हल बताता हूँ। बहुत शॉर्टकट तरीके से, उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ट्रिकी है, एमसीक्यू में बहुत काम आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अभिक्रिया ए टू बी, यानी ए से बी, ए अभिकारक है, बी उत्पाद है, में अभिकारक की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाता है। कोटि की गणना करिए, यह कोटि है ना। 4 ऑप्शन अगर मैं दे दूं, जैसे यहाँ पे कोटि 0 हो सकती है, कोटि 1 हो सकती है ना, कोटि 2 भी हो सकती है, यह चौथा पे दे दिया जाए कोटि 1/2 हो सकती है। 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बोला जाए कि अभिक्रिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को कैसे लगाए, ट्रिक के अकॉर्डिंग में बता देता हूँ। जैसे मान लो कि अभिक्रिया ए से बी हो रही है, ठीक है। अभिक्रिया कैसे हो रही है, ए से बी हो रही है। अब अभिकारक की सांद्रता क्या है, देखो, ए है अभिकारक और बी क्या है, उत्पाद है। तो बोला जा रहा है अभिकारक की सांद्रता, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर अभिकारकों की सांद्रता हम लोग बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाता है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अभिकारक जैसे ये है, इसकी सांद्रता कितने गुना बढ़ाने पर, 4 गुना। तो अभिकारक की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर क्या हो रहा है, अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जा रहा है, 2 गुना बढ़ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, अभिकारक की सांद्रता कितने गुना बढ़ रही है। अभिकारक की सांद्रता, इधर हमें क्या लिखना है, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता कितने गुना बढ़ रही है वो लिखना है। इधर क्या लिखना है, अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ा है वो लिखना है, ठीक है। क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया अभिकारक की सांद्रता कितने गुना बढ़ा रहे हैं, लिखा हुआ है 4 गुना, अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाता है, 2 गुना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लेंगे। अब इधर कितने का गुणा कराए कि ये 2 आ जाए,
ध्यान दीजिएगा, इधर कितने का गुणा करा दें कि 2 बन जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 1/2 का गुणा करा दिए, 2 दूना 4, 2 आ जाएगा। तो इसमें जितने का आप गुणा करा रहे हो वही क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी, 1/2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे बोल दिया जाता है कि अभिक्रिया का जो वेग है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके निकाल लोगे, अभिक्रिया कोटि कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पे बोल दिया जाता है कि अभिक्रिया का वेग कितना, मान लो कि 4 गुना बढ़ाने पर अभिकारक की जो सांद्रता है वो कितने गुना बढ़ाने पर, 4 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग कितना हो जाता है। यहाँ पे मैं 2 की जगह क्या ले लेता, 2 की जगह मैं बोल दूं, यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे ले लिया जाता कि जो वेग है वो कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। ठीक, कितना हो जाता है वेग, 8 गुना, ध्यान देना इसको। तो यहाँ पे 4 गुना बढ़ाने पर, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई होप तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे अभिकारक की जो सांद्रता है वो 4 गुना तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जा रहा है, 8 गुना। तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, 8 गुना बढ़ जाता है। अब इसमें कितने का गुणा करा है कि 8 बन जाए, तो आपको अगर सर यहाँ पे 2 का गुणा करा, 2 चौके 8 बन जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, क्लियर है बात। मान लिया बोला जाए कि 4 गुना की जगह मान लिया जाए, बोल दे कि अभिक्रिया के वेग क्या है, सांद्रता 2 गुना बढ़ाने पर, सांद्रता 2 गुना बढ़ाने पर जो इसका वेग है वो भी 2 गुना बढ़ता है। सांद्रता कितने गुना बढ़ा रहे हो, सांद्रता कितने गुना बढ़ा रहे हो, 2 गुना, है ना। और वेग कितना हो जा रहा है, 2 गुना वेग भी हो जा रहा है। तो कितने गुणा कराना पड़ेगा, 1। तो मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 1। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं शब्दों के हिसाब से कि अभिकारक की सांद्रता इतने गुना बढ़ाने पे वेग इतना गुना बढ़ जाता है, तो इस तरीके से लिख के जितने के गुणा करा दोगे वही उसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आ जाएगा। अब चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। कोटि के आधार पे अगर कोटि 0 आती है तो क्या होगा, कोटि 1 आती है तो क्या होगा, इसी चीज़ों का मतलब देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोटि 0 आ जाए, अभिक्रिया की कोटि क्या आ जाए, 0, तो मतलब वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, 0 कोटि की अभिक्रिया होगी, 0 कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर अभिक्रिया की कोटि क्या आ जाती है, 1, कोटि कितनी आ जाती है, 1, तो मतलब वो क्या, 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम बोल सकते हैं, प्रथम कोटि, मतलब जिसकी कोटि 1 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसकी में कोटि क्या है, 1 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया उनको बोलेंगे जिनकी कोटि क्या होगी, 1। अगर अभिक्रिया की कोटि क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो क्या हो जाएगी वो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है बात, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ऐसा करके निकालेंगे। यानी ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के आधार पे जो अभिक्रियाएं हैं वो 0 कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ऐसी अभिक्रियाएं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल 0 कोटि और प्रथम कोटि के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं 0 कोटि की अभिक्रिया, उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उनका डेरिवेशन और फॉर्मूला देखेंगे और इसके बेसिस सवाल देख लेते हैं। ठीक है, रफ करते हैं इसको, 0 कोटि की अभिक्रिया में चलते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ पे PDF की लिंक पड़ी होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, 0 कोटि की अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। 0 कोटि की अभिक्रिया कैसे आएगी, डाल लेते हैं, 0 कोटि की अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर अभिक्रिया की कोटि 0 है, 0 होने का मतलब है कि जो अभिकारक की जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो 0 कोटि की अभिक्रिया हम लोग किसे कह सकते हैं, हम लोग ये लिख लेते हैं कि ऐसी अभिक्रिया हैं जिनमें अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की जो कोटि एक तरीके से कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की 0 घात के समानुपाती होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं, मान लो ए अभिक्रिया है और ये बी उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो अभिक्रिया का एक तरीके से वेग होगा, अभिक्रिया का वेग होगा, यहाँ पे अभिक्रिया का जो वेग होगा वो किसके समानुपाती होगा, जो वेग होगा वो किसके समानुपाती होगा,
अभिकारक, ये अभिकारक है, ये क्या है अभिकारक है, तो अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा सीधा केवल वेग भी लिख सकते हो। जो अभिक्रिया का वेग है वो वेग किसके समानुपाती हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेग बराबर हम लोग लिख सकते हैं के, और यहाँ पे ए की घात यहाँ पे शून्य हम लोग चढ़ा दिए। ए की घात 0 होने का मतलब ए यहाँ पे क्या है अभिकारक, तो अभिकारक शून्य घात होने का मतलब इसकी कोटि क्या है, शून्य है ना। अगर इसके हिसाब से देखोगे ये जो आ गया है, तो यहाँ पे जो ऊपर पावर में लगा रहता है उसी को तो कोटि बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोटि बराबर 0, और कोटि 0 होने का मतलब है जो अभिकारक का जो वेग है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, शून्य कोटि के अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। चलो, अब हम लोगों ने याद होगा वेग जो हम लोगों ने निकाला था, वेग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग को प्रदर्शित करते हैं आर से भी प्रदर्शित करते हैं ना, और हम लोग को अभिकारक के उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन के दर, तो यहाँ पे हम लोग जनरली है ना डी जितना सांद्रता अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन कराते हैं तो डी ए अपॉन डी टी कर दो, अगर अभिकारक ए है ना। अगर अभिकारक यहाँ पे ए की जगह तुमने आर ले रखा होगा तो डी आर कर देना, डी आर अपॉन डी टी कर देना, है ना। यहाँ पे चिन्ह हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस का, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घटती है ना, इसलिए वहाँ पे चिन्ह क्या लगा लेते हैं, माइनस का। तो हम लोग वेग बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, माइनस डी, क्योंकि ए अभिकारक यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, ए लिया है, तो अभिकारक ए लिख लेंगे, डी ए अपॉन में डी टी बराबर में के। और हम लोग जानते हैं कि जिसकी भी घात, अगर x घात 0 है तो मतलब इसका मान 1 है, अगर 1000 भी लिखा है इसकी घात 0 करा दोगे मतलब इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो इसकी पावर 0 होने का मतलब समझिए क्या होगा, मान इसका वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको लिखे या ना लिखे हटा देते हैं। ठीक है, अब dt को उधर भेज देते हैं, है ना, k की तरफ में, और माइनस को भी इधर भेज दें, तो डी ए क्या लिख सकते हैं, बराबर में के, डी का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के डी टी बन जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस लिख लिया। ठीक है, इतनी बात। शून्य कोटि की अभिक्रिया देख रहे हैं, तो शून्य कोटि की परिभाषा क्या थी, ऐसी अभिक्रिया जिनका जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे इसका अभिक्रिया का जो वेग है सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मेन रूप से इसके जो डेरिवेशन से फार्मूला आएंगे और उसकी इकाई आएगी, वहाँ पे हमारा काम है, और अर्धायु का वहाँ से फार्मूला भी बनते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा देख ली है, और हम लोग अब क्या निकाल रहे हैं, समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, ये हम लोग निकाल रहे हैं। इसकी परिभाषा मैंने बता दी है। अब हम लोग समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं। अब देखो डी ए बराबर माइनस के डी टी आ गया यहाँ तक, है ना। ए से बी में बदल रहा था, ए अभिकारक है, बी उत्पाद है, तो वेग जो होता है अभिकारक की जो सांद्रता है उसके शून्य घात के समानुपाती जैसे हटाए तो के आ गया, है ना। अब वेग बराबर हम लोग डी ए अपॉन डी टी लिख दे सकते हैं, क्योंकि अभिकारक है तो इसके आगे चिन्ह माइनस लगा दिए, है ना। अब यहाँ पे डी टी को इधर मल्टीप्लाई करा दिए, ए की पावर 0 का मतलब मान 1 हो गया, तो डी टी इधर मल्टीप्लाई के डी टी, और दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करा लिए तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब हम लोग यहाँ पे समाकलित वेग समीकरण होने का मतलब है समाकलन का यूज कर लेंगे। समाकलन का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का ऐसे करके समाकलन कर लेंगे। समाकलन का चिन्ह जानते हो ना, ये लाइन खींचते थे ऐसे, माइनस लगा हुआ ऐसे, ये के डी टी। ठीक है, समाकलन कर दिया। अब देखो समाकलन के रूल्स क्या होते हैं, अगर हम लोग देख लें यहाँ पे, जैसे ये समाकलन का चिन्ह होता है, कोई भी यहाँ पे डी के साथ में वैल्यू, जैसे डी एक्स लिखा हुआ है और डी एक्स अगर तुमने चिन्ह लगा दिया है, तो यहाँ डी के साथ में जो वैल्यू होगी यहाँ पे उसी को उतार देना, उसका समाकलन हो जाएगा। अगर यहाँ पे डी के साथ में ए लिखा हुआ है ऐसे करके, है ना, तो यहाँ पे क्या उतार देना, ए। अगर डी के साथ में ये वाला ए ऐसे लिखा हुआ है तो ए है ना, तो इसी को सेम यहाँ पे उतार देना, इसका समाकलन हो जाएगा। अगर डी के साथ में टी डी टी लिखा है ऐसे, तो यहाँ पे टी उतार देना, इसका समाकलन हो जाएगा। अगर इसके आगे कोई नंबर होता है, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी नंबर लग जाए, तो वो क्या होती है, अचर राशि बाहर आ जाती है, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये समाकलन कैसा है, रोलता है यहाँ पे। ठीक है, डी के साथ में जो वैल्यू यहाँ पे चर राशि होगी उसी का समाकलन वैसे हो जाएगा, अगर कोई भी वहाँ पे अलग से कोई भी चर राशि नहीं है तो यहाँ पे हम लोग देखो डी ए है, दैट मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा ए लिख सकते हैं,
के बाहर आ जाएगा अचर राशि है dt, dt में केवल आ जाएगा t, है ना। इसको मैं इधर करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन खिंचा देता हूँ। अगर यहाँ पे देखो कर दिया जाएगा डी ए, इसका समाकलन क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट में बराबर माइनस के है, के बाहर आ जाएगा माइनस के और डी टी, माइनस के और यहाँ पे ऐसे करके डी टी लिखोगे तो डी टी में क्या आ जाएगा, केवल टी लिख लेंगे ना, तो इसको हटा के सीधा सीधा की लिख लिए, माइनस के यहाँ पे टी प्लस में एक, जब भी समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जब भी समाकलन करते हैं कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं आई, ठीक है। कहीं कहीं पे सी भी लिखा होता है, इसको इस इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आई का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं जब अभिक्रिया होती है वो प्रारंभिक अभिक्रिया होती है, तो अभिकारक की सांद्रता भी प्रारंभिक होती है ना, सबसे ज्यादा होती है प्रारंभ समय में जब ये अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, और अभिक्रिया जब होती रहती है धीरे धीरे अभिकारक कम होता है, उत्पाद बढ़ता जाता है, तो हम लोग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता लेते हैं। तो हम लोग अगर t बराबर 0 रख दें, t बराबर क्या रख दें 0, तो t बराबर 0 का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है और उस समय अभिकारक की सांद्रता क्या है, प्रारंभिक, तो अभिकारक की जो सांद्रता है a की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, प्रारंभिक सांद्रता a नॉट रख लेंगे, a की जगह क्या रखेंगे a नॉट, a की जगह क्या रखेंगे a नॉट, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a लिखा हुआ है लिख लिए, है ना, माइनस के टी, टी की जगह जैसे ही 0 रखोगे तो माइनस के इंटू 0 हो जाएगा और प्लस में आई, है ना, ए की जगह हमें क्या रख लेना है ए नॉट, है ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर ए नॉट बचेगा बस, है ना। अब इस मान को उठा के कहाँ रख देना, समीकरण 1 में, इस मान को उठा के कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 में जैसे ही रखोगे तो क्या आ जाएगा, आई की जगह ए नॉट रखना है, आई की जगह क्या रखना है ए नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बराबर माइनस के टी प्लस में एक आई की जगह क्या आ गया ए नॉट, ठीक है। अब देखो माइनस के टी इधर उठाएंगे, ठीक, इधर आ जाए के टी और ए को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में वो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं के टी बराबर माइनस के टी इधर आए इधर जाएगा तो क्या लिख लेंगे ए नॉट, इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा ऐसे, तो के बराबर क्या लिख लेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं है, के इक्वल टू टी को इधर डिवाइड में कर दोगे तो ए नॉट, है ना, ए नॉट माइनस ए और अपॉन में क्या हो जाएगा टी, ये हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। दिख रहा होगा, देख लेता हूं, चेक करता हूं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक समझ में आ गया, बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे, एकदम हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई भी अभिक्रिया ए से बी ऐसे मान लेना है, हम लोग जानते हैं वेग है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती लगा लिया, समानुपाती का चिन्ह ये है, समानुपाती जैसे हटाओगे प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे इसकी जगह एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ए की घात 0 हम लोग वहाँ मान रख लिए, वेग की जगह पे अभिकारक की सांद्रता ऐसे दिखा लिया माइनस डी अपॉन डी टी, डी टी इधर मल्टीप्लाई करा दिया, के डी टी हो गया, माइनस इधर आ गया, डी ए बराबर माइनस के डी टी, इसका समाकलन कर लिया, ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो डेरिवेशन को समझ लीजिएगा ताकि इकाई या सवाल लगाने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन में टी आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे फार्मूला ध्यान में रखिएगा क्या आया है, ठीक है, देख लेते हैं आगे, चलो रफ करें इसको। फार्मूला मैंने रफ नहीं किया है, इसके काम आएगा अभी। अब जैसे फार्मूला अभी क्या निकल के आया है, के इक्वल टू में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला क्या निकल के आया है, के इक्वल टू में ए नॉट माइनस ए अपॉन में क्या आया है टी, है ना। तो अगर इसका मात्रक निकालें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर इस सांद्रता ही है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल
लीटर इनवर्स अपॉन में टी है सेकंड है, और सेकंड जैसे ऊपर आएगा इनवर्स में बदल जाएगा, तो यानी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड भी इनवर्स। यहाँ से निकाल सकते हैं दूसरा तरीका, जो वेग नियम के इकाई में उसका मात्रक निकाला गया था ना, मोल 1 माइनस एन, फिर लीटर n माइनस 1 सेकंड इनवर्स ना, n की वैल्यू 0 रखोगे तो वहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इकाई थी। अब इसके अर्धायु की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अर्धायु की बात कर लेते हैं। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, है ना, सांद्रता का मात्रक क्या है, या अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या है, ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा। अर्ध आयु की बात कर लेते हैं। अर्ध आयु, अर्ध आयु का मतलब यहाँ पे समझ रहोगे, हाफ लाइफ टाइम, है ना, हाफ लाइफ टाइम। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए क्या है, अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब ही क्या होता है, अर्ध आयु का मतलब है कि कोई भी अभिक्रिया है, किसी भी अभिक्रिया को 50% कंप्लीट होने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, अर्ध आयु। भाई अभिक्रिया है, मान लिया कि जैसे अभिकारक है, उसकी सांद्रता कितनी है, 100 मोल पर लीटर है। ठीक है, अब ये उत्पाद में बदलना शुरू करी, धीरे 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 उत्पाद में बदलना शुरू करी, और कुछ समय बाद देखा गया कि इसकी सांद्रता कितनी होगी, 50 मोल पर लीटर बची, यानी उत्पाद कितना मिल चुका होगा, लगभग 50 मोल पर लीटर। अब इसको आधा होने में, अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में कितना समय लगा, मान लिया कि 10 मिनट लगा, तो 10 मिनट क्या है, इसका अर्ध आयु है, क्योंकि 10 मिनट में क्या हो रहा है, अभिकारक आधा हो रहा है। समझ में आ गई, यानी 10 मिनट में अभिकारक 50% खत्म हो रहा है। समझ में आई बात, यानी अभिकारक को आधा खत्म होने में, एक तरीके से अभिकारक को 50% खत्म होने में जितना समय लगता है, उस समय को क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, परिभाषा याद कर लीजिएगा, अर्ध आयु कैसे हैं। अर्धायु किससे प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से। अर्धायु किससे प्रदर्शित करेंगे, टी हाफ से प्रदर्शित करेंगे, या टी 50% से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कहीं कहीं पे टी 0.5 से भी प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सब टी हाफ या टी 50% से इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अर्धायु का मतलब समझ गए कि अभिकारक को आधा खत्म होने में, यानी 50% कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, या अभिक्रिया को 50% कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, वो क्या होता है, अभिक्रिया का अर्ध आयु होता है, उसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। शून्य कोटि के लिए निकालना है, तो शून्य कोटि के लिए कैसे निकालेंगे, हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है। शून्य कोटि के लिए निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, के बराबर फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट, है ना, हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं शून्य कोटि के वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है, ए नॉट माइनस ए अपॉन में क्या होता है, टी, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और जो दूसरी सांद्रता वो कितना होना चाहिए, आधा, है ना। तो हम लोगों को अगर टी हाफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, टी हाफ, और ए की जगह क्या रखना पड़ेगा, ए नॉट बटे 2। ए नॉट बटे 2 यहाँ पे क्यों, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता का आधा होना पड़ेगा ना। तो जैसे ये अभिक्रिया थी, ए से बी बन रहा था, तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, ए नॉट थी, तो कुछ समय बाद इसकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए ना। तो ये पहली सांद्रता लेंगे और ये दूसरी सांद्रता, है ना। तो यहाँ पे इसी चीज को, तो ये है अभिकारक। अब इतना होने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, अर्ध आयु, यानी क्या होगा, टी हाफ। यहाँ पे टी था तो यहाँ पे क्या था, टी हाफ। ठीक है, ये टी बराबर 0 पे था तो ये टी हाफ है, इसीलिए बोला गया टी पे, टी की जगह क्या लेना है, टी हाफ। तो ए की जगह क्या लेना पड़ेगा, ए नॉट बटे 2, आधा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए नॉट की जगह, तो यहाँ पे के मैं लिख लेता हूँ पहले, ए नॉट है लिख लिया, माइनस ए की जगह क्या रखना है, ए नॉट बटे 2, ए नॉट बटे में 2 रख लिया। अब पूरे में बटे में टी की जगह क्या रखना है, टी हाफ। टी हाफ इधर चला जाएगा, के इधर आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टी हाफ इधर जाएगा, के इधर आ जाएगा, तो टी हाफ बराबर, अब यहाँ पे देखो जैसे x माइनस एक्स बटे 2 लिखा हो, x माइनस एक्स बटे 2 लिखा हो, 2 कम 2 इधर, 2x में से x घटेगा, क्या आ जाएगा, x बटे 2। उसी तरह x की जगह यहाँ पे क्या है, ए नॉट है, तो 2 इधर गुणा होगा, 2 ए नॉट में से ए नॉट घटेगा तो ए नॉट बटे 2 बचेगा, ए नॉट बटे में 2। अब पूरे के बटे में क्या आ गया, के, तो 2 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी हाफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बटे में 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2k। समझ गए बात को, कहीं कहीं पे ए नॉट की जगह पे स्मॉल ए भी लिखा रहता है ना। तो ये जो मात्रक निकल के आया, यहाँ से क्या लग रहा है कि जो टी हाफ है
है ना, अभिकारकों की सांद्रता का, जो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायु है, अर्धायु देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है ना। अगर हम लोग देख रहे थे शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक एक तरीके से जो वेग स्थिरांक आ रहा था उसमें हम लोगों ने जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है शून्य कोटि के लिए, वेग स्थिरांक यानी के, है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे टी हाफ क्या है, यहाँ पे ए नॉट यानी सांद्रता पर निर्भर करता है शून्य कोटि का अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, जो टी हाफ जो है शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ है वो अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहीं कहीं ए नॉट की जगह स्मॉल ए भी लिख देता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये सवाल में पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, वेरी शॉर्ट में, सब एमसीक्यू में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है ना, या अर्धायु के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ऐसे करके। तो ऐसे यहाँ पे लिखा हो सकता है, ऐसे लिखा हो सकता है, कौन सा फार्मूला सही है ना, हो सकता है यहाँ पे कि कोई मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दे, है ना। तो ओवरऑल इसको फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, अर्ध आयु का है, अर्धायु शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि की एग्जाम्पल की बात करें तो शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल कुछ देख भी सकते हो, चलो। शून्य कोटि के अभिक्रिया का अगर उदाहरण की बात करी जाए तो कुछ उदाहरण जैसे यहाँ पे 2HI का देख सकते हो, है ना। 2HI किस में कन्वर्ट होता है, H2+I2 में, ये भी शून्य कोटि का अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। 2NH3 की बात कर सकते हो, है ना, N2+3H2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल ऐसे हो जाएंगे। एग्जाम में ऐसे पूछा भी जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिखिए, है ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे नोट्स प्रोवाइड होगा वहाँ पे आप देख सकते हो, आराम से नोट्स बनाइए, तैयार करिए एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरफ। प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या निकालते हैं वहाँ पे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम लोग निकाल लेते हैं समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, रफ कॉपी लेकर के, पेन कॉपी लेके, पेन लेके बैठिए, इसको साथ में लगाते चलिए, रिवीजन करते चलिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट, है ना। फर्स्ट कोटि को क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर, उसके बाद रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब यहाँ पे अगर देखें प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे होती क्या, सबसे पहले अभिक्रिया क्या होती है, तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसके लिए जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। यानी वेग जो है, वेग जो लिखा होगा, वेग क्या होगा, उसका अभिकारक जो भी वहाँ पे लेंगे, अभिकारक जो भी लेंगे, अभिकारक जो भी लेंगे उसके प्रथम घात के समानुपाती है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है, तो वो कैसे अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, चलो इसका समाकलित वेग समीकरण निकाल लेते हैं। इसमें भी यहाँ पे विघटन के एग्जाम्पल तुम्हें कुछ देखने को मिल जाएंगे, जैसे अगर बात करेंगे 2N2O5 वगैरह। ठीक है, चलो पहले तो देख लेते हैं इसको निकाल के, आवाज आ रही है, चेक करते हैं पहले। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हाँ दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को जल्दी से देख लेते हैं।
प्रथम कोटि के अभिक्रिया को अगर देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मान लिया कोई भी अभिक्रिया जैसे अभी तक ले रहे थे ए से बी, ए अभिकारक है बी उत्पाद है। ओके, अब यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके समानुपाती होना चाहिए, अभिकारक की जो भी सांद्रता है उसके प्रथम घात के समानुपाती है, तो वो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पे वेग बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर जैसे प्रोपोर्शनल डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए की घात यहाँ पे 1 है ना, तो 1 लिखे या ना लिखे, है ना। अब क्या हो जाएगा आगे, वेग बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वेग बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर लिख दें माइनस डी ए अपॉन में डी टी, है ना, जैसे वहाँ पे लिखे थे सेम ये के, यहाँ पे ए लिख लिया गया। ओके, अब डी टी इधर ट्रांसफर कर दो, ए इधर ट्रांसफर कर लो, ठीक है, इतना लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं में, है नहीं, है ना। तो माइनस डी है तो ए वाला है तो ए को ए वाले के पास में भेज दो, तो माइनस डी ए अपॉन में क्या होगा, ए को इधर भी भेज दो, ये आ जाएगा, और डी टी को इधर गुणा करा दो, तो डी टी को ए की जगह, ए को डी टी की जगह ला दो बस, कि डी टी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस को इधर ट्रांसफर, यानी माइनस का दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, चिन्ह माइनस का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में सेम वही चीज है, दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, समाकलन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या करेंगे, समाकलन कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले समाकलन चिन्ह अभी आपने देखा कैसे बनाए थे हम लोग, वही यहाँ पे हम लोग भी करेंगे, ठीक है, समाकलन करेंगे तो यहाँ पे कर देते हैं, चलो डी ए अपॉन में ए है, ठीक है, और इधर क्या है माइनस ऐसे के डी टी है, ठीक। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर 1/x dx लिखा होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ln x, है ना, log x नेचुरल लॉग होता है 1/x dx है, या हो सकता है 1/x dx को ऐसे भी लिखा हो डी एक्स में अपॉन में x बराबर में ये क्या आ जाए, log x आ जाए, है ना। तो देखो डी एक्स अपॉन में एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, ए है, नीचे वाला एक्स की जगह यहाँ पर भी ए है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लॉग लगा देंगे और x यानी ए है तो log a लिख देंगे, समझ गए बात को। तो ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एल एन ए आ जाएगा, है ना। अब बराबर में यहाँ पे के बाहर आएगा, माइनस के लिख सकते हैं, डी टी में क्या आ जाएगा, केवल टी, तो यहाँ पे टी आ गया, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आ जाएगा, है ना, ठीक है, ऐसा उतार लेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हो जाएगा, अब आगे अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो आई की वैल्यू पता नहीं है, सेम चीज है, टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ए की जगह हमें क्या पुट करना होगा, ए नॉट, है ना। तो यहाँ पे रख के देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, ए की जगह रख के देखते हैं, ए की जगह क्या रखना है, ए नॉट, तो एल एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब बराबर में टी में 0 रखोगे, टी के 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सीधा सीधा आई, आई बराबर क्या आ गया, लॉग एल एन में ए नॉट, तो आई की जगह पे इतना पुट कर लेंगे, चलो ठीक है, रख देते हैं एल एन ए बराबर माइनस के टी, और प्लस में आई की जगह क्या आ गया, एल एन ए नॉट, ठीक है। आगे जो मुझे लिखना है मैं ऊपर साइड लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस के टी इधर लाओगे, ठीक है, और एल एन ए को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो जैसे ही उधर जाएगा तो एल एन ए नॉट माइनस ए एल एन ए लिखेंगे, है ना। तो माइनस के टी इधर करेंगे, प्लस के टी में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग के टी बराबर क्या लिख लेंगे, यहाँ पे एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए लिख लेंगे इतना। इसका मेन फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह है वहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, के है, के लिख लिया, बराबर में टी इधर डिवाइडेड में चला जाएगा, तो एल एन, है ना। एक चीज यहाँ पे और कर सकते हो, लॉग का फॉर्मूला एक होता है, अगर याद हो किसी को, लॉग जैसे ए लिखा है माइनस लॉग बी लिखा हुआ है, तो दोनों में लॉग लॉग कॉमन अगर होता है तो लॉग ए अपॉन में बी लिख लेते हैं, है ना। अगर ए अपॉन कोई अपॉन वैल्यू है उसको आगे लॉग लगा, दोनों चीज़ें माइनस में हो जाती है, दोनों चीज़ें माइनस में लॉग लगा है तो दोनों बटे में हो जाएंगी, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए नॉट अपॉन में ए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये और इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, इतना पोर्शन इसको रफ कर देते हैं, पुश करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना पोर्शन इसको रफ कर देते हैं, यहीं पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो एल एन की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल एन की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल एन, यहाँ पे के टी बराबर क्या लिख जाएगा, एल एन ए नॉट में अपॉन में ए,
ये लिख जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही टी को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, के बराबर, इसको मैं रफ कर देता हूँ तो आसानी रहेगी आपको। ठीक है, इधर का हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, के बराबर क्या लिख लेंगे, टी को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 में टी आ जाएगा, और ln में लिखा हुआ है ए नॉट अपॉन में ए लिखा हुआ है ना। अब नेचुरल लॉग पता नहीं वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए जो नेचुरल लॉग है वो किसके बराबर होता है, 2.303 लॉग की बेस 10 के बराबर में होता है, यानी ln की जगह इतने चीज़ रखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे हो गया इतना। अब यहाँ पे के बराबर देखो क्या हो जाएगा, ln की जगह इतनी वैल्यू रख के देखते हैं क्या आ जाएगा। के बराबर क्या लिख लेंगे अब, चलो 1/1/t है ना, और ln की जगह क्या आ गया, 2.303 लॉग में बेस 10 a अपॉन में ए नॉट अपॉन में a है ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो बस, तो के बराबर क्या लिख सकते हो, 2.303 बटे में t है ये लिख लिया, और लॉग में यहाँ पे क्या हो गया 10 और ए नॉट अपॉन में ए हो गया, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, ये के बराबर क्या होता है, 2.303 बटे टी लॉग की बेस 10 ए नॉट अपॉन में ए। ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ए क्या है, ये टी समय बाद की सांद्रता है। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। डेरिवेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसका फॉर्मूले से संबंधित सवाल बहुत आता है, तो फॉर्मूला और इसकी इकाई मस्ट है। इकाई और फार्मूला अच्छे से याद करिए क्या होता है। प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2.303 बटे टी लॉग की बेस 10 ए नॉट अपॉन में ए। ये फॉर्मूला इसका निकल के आ गया, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला निकल के आ गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए फॉर्मूला हो गया प्रथम कोटि का। अब इसमें और भी क्या कर सकते हैं देखते हैं, चलो। प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का अगर मात्रक निकालोगे तो प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या आ जाएगा, तो जैसे के बराबर फॉर्मूला आया था 2.303 बटे में टी आया था, लॉग की बेस 10 थी, यहाँ पे ऊपर ए नॉट था अपॉन में ए है ना। तो इसका मात्रक कर सकता है यहाँ पे है ना, इसका भी कोई मात्रक नहीं, तो ओवरऑल केवल क्या बचता है, टी। टी का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो प्रथम कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक के का मात्रक है वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये होता है प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब इसके लिए अर्धायु अब निकाल लेंगे प्रथम कोटि के लिए। अगर प्रथम कोटि के लिए क्या निकाल लें, अर्ध आयु। प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु। अर्धायु का मतलब समझ गए हो है ना, क्या होता है अर्धायु का मतलब ही होता है कि अभिक्रिया जितने समय में 50% कंप्लीट हो जाती है उसी समय को अर्धायु बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये था हमारा है ना, इसमें जो अर्धायु निकालना है, तो अर्धायु निकालने के लिए टी की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, टी हाफ, और ए की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, ए नॉट बटे में 2। ठीक है, तो रख देते हैं टी की जगह टी हाफ, इधर कर देते हैं इसको, तो टी हाफ 2.303 बटे के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लॉग की बेस 10 है तो ए नॉट है, अब बटे में ए की जगह ए नॉट आ गया, ए की जगह क्या आ गया, ए नॉट बटे 2 है ना, 2 को ओवर द मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ऊपर लॉग की बेस 10 2 आ जाएगा ना, तो 2.303 बटे में के आ गया, लॉग की यहाँ पे बेस 10 है, और यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा ना, 2 आ गए, ये 2 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो लॉग की 10 ये कट के हट जाएगा, केवल यहाँ पे कितना 2 ऊपर जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है याद कर लीजिएगा, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर क्या लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर 2.303 बटे में है के, और यहाँ पे गुणे में लॉग 2 की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो क्या आ जाएगी 0.3010। जैसे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.6932 ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, जैसे गुणा कराएंगे दोनों की वैल्यू 0.6932 निकल के आ जाएगी, तो ये टी हाफ का फॉर्मूला हो जाता है प्रथम कोटि के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, ये प्रथम कोटि के अर्ध आयु का फार्मूला है।
टी हाफ बराबर 0.693। डेरिवेशन आपको आए ना आए जो भी है, लेकिन वहाँ पे अगर आप फार्मूले में चूक गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा और वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए फार्मूला अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.6932/k। अब ये प्रथम कोटि में देखिए, प्रथम कोटि का फार्मूला, प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का फार्मूला जो आया है, यहाँ पे कहीं पर भी सांद्रता दिख रही है नहीं ना, तो सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धआयु है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है ना। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो टी हाफ है प्रथम कोटि के लिए, है ना, वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये वहाँ पे मेंशन करा सकते हो। ठीक है, ये था प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु का फॉर्मूला। बहुत आसान है, इससे 1-2 सवाल भी करा देते हैं, चलिए। ठीक है।